तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे पैनक्रियाज के बारे में, ठीक है। तो पैनक्रियाज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे जूलॉजी के पेपर्स में पूछा जाता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड भी है हमारे बॉडी की। इसको एज ए डाइजेस्टिव सिस्टम भी हम इसको स्टडी करते हैं और साथ ही साथ जब हम लोग हार्मोन्स की स्टडी करते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी की स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग जो है पैनक्रियाज के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लेक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज इस लेक्चर को आप लोग अगर ध्यान से सुनते हैं और मैं जो बताता हूँ उसको अगर आप लोग नोट भी करते जाएंगे साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो आप ये समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है और आपके एग्जाम्स में ये पूछा भी जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। तो स्टूडेंट्स चलो पढ़ते हैं हम लोग पैनक्रियाज के बारे में। तो सबसे पहली बात ये कि ये जो पैनक्रियाज नाम का स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर कहाँ पर होता है? ये एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ठीक है ना। और ये एनिमल्स की बॉडी में ये ऑर्गन पाया जाता है, जैसे हम ह्यूमंस में पाया जाता है, इंसानों में कहाँ पे पाया जाता है? ये हमारे स्टमक के नीचे। कहाँ पर? स्टमक के नीचे ना। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसमें जो हमारा आमाशय या स्टमक होता है उसके ठीक नीचे, ठीक है ना, जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, छोटी आंत जहाँ से स्टार्ट होती है। तो छोटी आंत का जो पहला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। जो कैसे शेप का होता है? सी के शेप का होता है। अल्फाबेट वाला जो सी होता है, कैपिटल सी, उसके शेप का होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है ड्यूडेनम, उसी के राइट साइड में, अगर मैं इसको राइट अपना मान रहा हूं, ठीक है ना, वैसे तो ये लेफ्ट साइड है, ठीक है ना, तो ये लेफ्ट साइड में बेसिकली है। तो ये क्या है? ये जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के लेफ्ट साइड में, जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है स्टार्ट होती है ड्यूडेनम, ठीक है ना, उसके बेंट में ये पाया जाता है। मतलब वहीं से जहां से ये मुड़ती है, उसी मुड़ाव में, उसी बेंट में ये जो है पाया जाता है, वहीं पर होता है, वहीं पर ये सिचुएटेड होता है। कौन? पैनक्रियाज, ठीक है ना। पैनक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। क्यों हम इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं? क्योंकि पैनक्रियाज के अंदर ड्यूअल नेचर या ड्यूअल फंक्शन होता है। दो तरह का काम पैनक्रियाज करता है, ठीक है ना। इसके अंदर टू टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं। जो ज्यादातर सेल्स पैनक्रियाज के अंदर होती हैं वो सेल्स कहलाती हैं एक्सोक्राइन सेल्स। क्या कहलाएंगी? एक्सोक्राइन सेल्स ना। और जो थोड़ी कम अमाउंट में जो सेल्स पाई जाती हैं पैनक्रियाज के अंदर, उनको हम एंडोक्राइन सेल्स कहते हैं। ध्यान रखना, एंडोक्राइन सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनसे हार्मोन का सिक्रीशन होता है, हार्मोन बनता है। और एक्सोक्राइन सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनसे हार्मोन नहीं बनता, बल्कि अलग अलग तरह के केमिकल्स का सिंथेसिस होता है। जैसे यहाँ पर पैनक्रियाज में एक्सोक्राइन सेल्स से पैनक्रियाटिक जूस बनता है। क्या बनता है? पैनक्रियाटिक जूस, जिसको हम हिंदी में अग्नाशयी रस कहते हैं, है ना। जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद वहां पर वो हमारे जो हमारा फूड होता है, जिसको हम काइम कहते हैं, उस पर वो एक्ट करता है और फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? पैनक्रियाटिक जूस, जो हमारे पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट से, एक्सोक्राइन सेल से रिलीज होता है, बनता है। जबकि इसी पैनक्रियाज में कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनको एंडोक्राइन सेल्स कहा जाता है और उन सेल्स से जो है हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, हार्मोन बनकर निकलते हैं। अभी मैं एक एक करके आपको बहुत आराम से डिटेल में पढ़ाऊंगा दोनों की चीजों को, ठीक है ना। तो फिलहाल आपको ये पता चल गया कि पैनक्रियाज की पोजीशन क्या है। ये स्टमक के नीचे ड्यूडेनम के बेंट में होता है, जहां से ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट स्टार्ट होता है, उसी के बेंट में, जैसे ये सी के शेप का है, तो ये जो पोजीशन है यहाँ पर ये है। कैसा है पैनक्रियाज? तो आप देख रहे हो ना, ये फ्लैट जैसा लग रहा है, लीफ लाइक, पत्ती के जैसा, या जैसा लग रहा है फिश के जैसा, मछली के जैसा, फ्लैट, ठीक है ना। पिंक कलर का स्ट्रक्चर होता है। किस कलर का? पिंक कलर का, गुलाबी कलर का बेसिकली ये देखा जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगर हम और आगे बात करें पैनक्रियाज के बारे में, तो पैनक्रियाज के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर दो टाइप के पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? पैनक्रियाज के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर 2 टाइप की सेल्स के बने पार्ट्स होते हैं। जो सबसे ज्यादा पार्ट जो जिन सेल्स का बना होता है उन्हीं को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन सेल्स, ठीक है ना। कितना होता है? तो पूरे पैनक्रियाज का लगभग 99%, वही तो बहुत ज्यादा है ना, 100 में 99%। तो पूरे पैनक्रियाज का लगभग 99% जो मेजर पार्ट है वो किन सेल्स का बना हुआ है? एक्सोक्राइन सेल्स का बना हुआ है। हिंदी में बोलते हैं बाह्य स्रावी कोशिकाओं का बना हुआ है।
ना, जिनसे हार्मोन नहीं बनता है, कुछ और बनता है, जैसे यहाँ पर उससे पैंक्रियाटिक जूस बनता है, अग्नाशयी रस बनता है। और इसी पैंक्रियाज का लगभग 1% भाग जो होता है वो कुछ अलग तरह की कोशिकाओं से बना होता है। उस भाग को हम बोलते हैं एंडोक्राइन पार्ट, और उन सेल्स को हम बोलते हैं जो उस भाग में पाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सेल्स या हार्मोन रिलीज करने वाली सेल्स। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना। तो कुल मिला के क्या हुआ कि 99% पार्ट जो पैंक्रियाज का वो एक्सोक्राइन पार्ट है, उससे पैंक्रियाटिक जूस बनेगा, और 1% पार्ट से क्या बनेगा, हार्मोन्स बनेंगे, और उस पार्ट को हम इंडोक्राइन पार्ट कहेंगे। वो पार्ट इंडोक्राइन सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। जो एक्सोक्राइन पार्ट है, जो ज्यादा बड़ा पार्ट है, मैं लिख देता हूं, कुल 100% पैंक्रियाज का 99% पार्ट जो है वो एक्सोक्राइन पार्ट है। एक्सोक्राइन पार्ट का मतलब ये हो गया कि उसमें एक्सोक्राइन सेल्स पाई जाती हैं। कैसी सेल्स? एक्सोक्राइन सेल्स, जो क्या बनाएंगी, पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस बनाएंगी। इसको हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं, पूर्ण पाचक रस। इसके अंदर वो सारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे हर तरह के फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं। अकेले इस पैंक्रियाटिक जूस, अकेले इस टाइप के डाइजेस्टिव जूस में वो सारे एंजाइम्स हैं जो ऑलमोस्ट हमारे सब तरह के न्यूट्रिएंट्स को, सब तरह के भोजन को क्या कर सकते हैं, पचा सकते हैं। इसीलिए इसको पूर्ण पाचक रस या कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है। किसको? पैंक्रियाटिक जूस को। और इसी पैंक्रियाज के 100 में से 99% हो गया, बचा हुआ 1% पार्ट जो पैंक्रियाज का है बच्चों, वो कहलाएगा इंडोक्राइन पार्ट। और इस इंडोक्राइन पार्ट्स में जो सेल्स होंगी उनको बोला जाएगा एंडोक्राइन सेल्स। क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन सेल्स। और इनसे क्या निकलेंगे? हार्मोन्स निकलेंगे। कौन कौन से अभी बताता हूं, ठीक है ना। तो ये आपको पता चल गया। अब स्टूडेंट्स अगर और थोड़ा सा डिटेल हम जाएं, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अब यहां से आप लोग भूल सकते हो। तो देखो, सुनो मेरी बात को, मैंने अभी क्या बताया, अब सारी बात इसी के आगे पीछे घूमेगी, इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। देखो 99% जो पार्ट पैंक्रियाज का है वो एक्सोक्राइन पार्ट है। वहां पे जो सेल्स है उनको एक्सोक्राइन सेल्स कहा जाएगा। उन सेल्स से जो केमिकल सिक्रीट होगा उसको पैंक्रियाटिक जूस कहा जाएगा, जो हमारे पाचन में मदद करेगा। छोटी आंत में ये जाएगा, ये बनने के बाद कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। देख रहे हो ये देख रहे हो पाइप, इस पाइप से, इस डक्ट से, इस पैंक्रियाज में बना हुआ जो पैंक्रियाटिक जूस है वो कहाँ पहुंच जाएगा? हाँ, ये पाइप आकर यहाँ पर छोटी आंत में खुलेगी। ये छोटी आंत का पहला पार्ट है ना, मुड़ा हुआ ड्यूडिनम, पहला पार्ट। तो इस तरह से पैंक्रियाटिक जूस यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? छोटी आंत में। यहीं पर भोजन होता है, यहीं पर काइम होता है, उस काइम पे ही ये एक्ट करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा। सही है ना। तो अब इस फिगर को देखो, इस फिगर में हम ये दिखा रहे हैं कि पैंक्रियाज के अंदर ये जो दो टाइप के पार्ट हैं, एक एक्सोक्राइन पार्ट और एक एंडोक्राइन पार्ट, वो कैसे हैं, वहां पे कैसी कैसी सेल्स हैं। ये पार्ट्स की जो सेल्स है वो यहाँ पे दिखाई जा रही है। देखो, अगर हम पैंक्रियाज का एक छोटा सा सेक्शन काटें, छोटा सा टुकड़ा काटें, और उसको अगर हम माइक्रोस्कोप से स्टडी करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो हमें क्या दिखाई देता है? ये जो सेल्स तुमको दिख रही है ना, ये जो कुछ स्टार शेप की ना, फ्लावर लाइक सेल्स दिख रही हैं, गोल गोल बहुत सारी दिख रही है ना, ये सारी सेल्स जो हैं ये एक्सोक्राइन पार्ट है या एक्सोक्राइन सेल्स हैं। कैसी सेल्स हैं? एक्सोक्राइन सेल्स हैं, ठीक है ना। जो 99% पैंक्रियाज में ज्यादातर यही सेल्स, पूरा पैंक्रियाज में यही सेल भरी होती हैं, एक्सोक्राइन सेल्स। और 1%, जरा ध्यान से देखो, इतनी सारी एक्सोक्राइन सेल के बीच में कहीं पर कुछ थोड़ी सी अलग तरह की सेल्स हैं, है ना। कुछ कुछ अलग प्रकार की कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही। ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो पूरा पार्ट है, ये एरिया, यही है क्या? इसी को आप बोलते हो इंडोक्राइन पार्ट। और इन सेल्स को क्या बोलते हो? इंडोक्राइन सेल्स कहते हो। ये पूरे पैंक्रियाज में, कुल पैंक्रियाज का कितना होता है? 1%। कुल पैंक्रियाज के एरिया, टोटल एरिया का 1%, है ना। और 99% क्या है? सब ये सब बड़ी बड़ी जो सेल्स हैं, ये सब क्या है? हाँ, ये सब एक्सोक्राइन सेल्स हैं। इनसे अग्नाशयी रस या पैंक्रियाटिक जूस बनता है ना। तो बेटा अब जरा इन सेल्स को और जरा ध्यान से देखते हैं। अब इस पे फोकस हो जाओ। देखो, इसको देखो, ये जो 1% सेल पूरे पैंक्रियाज में पाई जा रही हैं, कुछ अलग तरह की सेल, जिनको हम क्या बोलते हैं? इंडोक्राइन पार्ट या इंडोक्राइन सेल्स कहते हैं। यहाँ पर जो सेल्स है, इस पूरे इंडोक्राइन पार्ट को, है ना, इस पूरे इंडोक्राइन पार्ट को, इस पूरे इंडोक्राइन एरिया को हम एक और नाम से पुकारेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नहीं भूलेंगे आप लोग। क्या नाम है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है,
आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलेंगे बच्चों? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या है? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस इंडोक्राइन सेल्स को कहा जाता है। पैनक्रियास के अंदर इंडोक्राइन सेल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। हिंदी भाषा में कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका। लैंगरहैंस की द्वीपिका। द्वीप होता है ना, समुद्र, चारों तरफ समुद्र है और बीच में थोड़ी सी जमीन है, तो उसको क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं ना। तो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ कोई द्वीप है, वहां पे लोग जाके रहते हैं या जंगल पाया जाता है। तो ये भी इसी तरह से सोचो कि चारों तरफ से जो है, चारों तरफ से पूरे पेनक्रियाज में खूब सारी 99% पेनक्रियाज का एरिया जो है वो एक्सोक्राइन सेल से बना है, और उन्हीं के बीच में कहीं पर थोड़ा बहुत जो पार्ट है वो इंडोक्राइन सेल का है। तो उसको हम लोग आइसलेट या द्वीप के जैसा मान सकते हैं। साइंटिस्ट का नाम था पॉल लैंगरहैंस। लैंगरहैंस लिखा ना, पूरा नाम था पॉल, PAUL, पॉल लैंगरहैंस। पॉल लैंगरहैंस ने 1869 में इस चीज को डिस्कवर किया था पैंक्रियास के अंदर। किसको? इंडोक्राइन सेल्स को। इंडोक्राइन सेल्स को, क्योंकि 1% ही थी तो उससे पहले कोई इसको देखा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पाई जाती थी, बीच बीच में कहीं कहीं पर एक्सोक्राइन सेल्स के बीच बीच में कहीं कहीं पर बिखरी रहती थी। तो इसको डिस्कवर किया डॉक्टर पॉल लैंगरहैंस ने 1869 में। उन्होंने इसको अपने नाम पे इन सेल्स का नाम रखा, क्या? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब ये जो सेल्स हैं ये रियल में क्या है? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या है? इंडोक्राइन सेल्स का समूह है। इंडोक्राइन सेल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ऐसी बहुत सारी आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस बिखरी रहती हैं पूरे पैंक्रियास के अंदर, एक्सोक्राइन पार्ट के बीच बीच में, ठीक है ना। अब अगर हम एक आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस को देखें, यानी हम अगर एक इंडोक्राइन सेल्स के समूह पे अगर ध्यान दें, तो इसके अंदर हमें जो है 4 तरह की इंडोक्राइन सेल्स दिखाई देती हैं। कितनी तरह की सेल्स? 4। 4 टाइप्स की इंडोक्राइन सेल्स हर एक आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर पाई जाती है ना। तो ये जो 4 तरह की इंडोक्राइन सेल्स हैं, इनका नाम पहले सुनो। सबसे पहले जो सेल है उसको बोला जाता है अल्फा सेल। क्या बोलेंगे बच्चों? अल्फा सेल। सेकेंड टाइप की जो सेल्स होती हैं जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर पाई जाती है उनको बोला जाता है बीटा सेल। थर्ड टाइप की जो इंडोक्राइन सेल्स होती है उनको बोला जाता है डेल्टा सेल्स, डेल्टा सेल्स। और फोर्थ टाइप की जो होती है उनको हम PP सेल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? या फिर उसको बोलते हैं F सेल्स, ठीक है, अभी मैं लिखूंगा, ठीक है ना। तो इस हर एक इंडोक्राइन सेल के समूह में कितने तरह की सेल्स होती हैं? 4 तरह की सेल्स होती हैं। यानी हर एक आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में 4 टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, PP सेल। अब एक हर सेल से क्या निकलेगा? हार्मोन निकलेगा, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो? इंडोक्राइन पार्ट पढ़ रहे हो। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या है? इंडोक्राइन पार्ट है ना, 1% वाला पार्ट है ना पूरे पैनक्रियास का। तो यहाँ पर हार्मोन निकालने वाली सेल्स हैं ये सब। तो ये अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और PP सेल, ये चारों तरह की जो सेल्स हैं, ये चारों तरह की सेल एक साथ मिलकर क्या कहलाती है? एक समूह बना लेती हैं, और उस समूह, उस ग्रुप को क्या बोलते हो? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की द्वीपिका, है ना। इसी को आप कॉमन मोटी भाषा में आप कह सकते हो क्या? कि ये इंडोक्राइन पार्ट है। कौन सा पार्ट है पैनक्रियास का? इंडोक्राइन पार्ट है, इंडोक्राइन पार्ट, ठीक है ना। ये चीज है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। अब बेटा देखो, इन सब तरह की सेल से कुछ अलग अलग तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं अल्फा सेल की, ठीक है ना। तो जो अल्फा सेल होती है, अल्फा सेल की अगर बात करें तो अल्फा सेल जो होती है वो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में ना किनारे की तरफ पाई जाती है। किस तरफ? पेरिफेरी की तरफ। पेरिफेरी मतलब किनारा ना, पेरिफेरी मतलब परिधि हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें किनारे किनारे जो सेल्स हैं आपको दिख रही होंगी, किनारे किनारे, इस पूरे समूह में जो किनारे किनारे पेरिफेरी की तरफ जो सेल्स हैं वो सेल्स कौन सी होती हैं? अल्फा सेल्स होती हैं। समझ में आ गई बात ना। जो बीटा सेल होती है वो इस समूह में बीच में पाई जाती है। अक्सर कहां पाई जाती है? बीच में, मिडिल में। तो आइसलेट्स के मिडिल में जो सेल्स पाई जाती हैं उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? बीटा सेल्स कहते हैं। तो इनकी पोजीशन भी मैं आपको बता रहा हूं कि आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल्स कहां होती है? बीच में होती हैं। और अल्फा सेल कहां होती है? किनारे किनारे होती हैं। अल्फा सेल यहां पर देखो, ये सब अल्फा सेल किनारे किनारे मान लो, और बीच में क्या मान लो? बीटा सेल। और ये जो डेल्टा सेल और PP सेल है, डेल्टा सेल और PP सेल, ये दोनों सेल जो है वो पूरे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में बिखरी रहती हैं।
वो ना बीच में होती है और ना किनारे, वो हर जगह पर पाई जाती हैं। समझ में आ गई बात ना? तो याद रखना अल्फा सेल जो होती हैं वो इस इंडोक्राइन पार्ट में या इंडोक्राइन एरिया में किनारे किनारे पर होती हैं। बीटा सेल इस इंडोक्राइन एरिया में सेंट्रल पोजीशन या मिडिल में पाई जाती है ज्यादातर। और जो डेल्टा सेल और पीपी सेल है तीसरी और चौथी टाइप की, ये दोनों पूरे इस इंडोक्राइन पार्ट में हर जगह पे ऑलमोस्ट स्कैटर्ड कंडीशन में रहती है, बिखरी रहती है ना? अब बेटा अल्फा सेल से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम सुनो। अल्फा सेल जो हार्मोन बनाती है उसको बोला जाता है ग्लूकेगॉन। नाम याद करो। अल्फा सेल कौन सा हार्मोन बनाएगा? अल्फा सेल जो हार्मोन बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? ग्लूकेगॉन बोलेंगे। याद हुआ? याद हो गया? अल्फा सेल आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की पहली सेल, पहली इंडोक्राइन सेल पैनक्रियास की अल्फा सेल। अल्फा सेल से जो हार्मोन बनेगा उसको क्या बोलोगे? ग्लूकेगॉन बोलोगे। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन बेटा, ठीक है ना? तो अभी एक एक करके मैं बताता हूं सबके बारे में, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बीटा सेल तो बहुत इंपॉर्टेंट, सब भूल जाओ लेकिन ये मत भूलना, बीटा सेल से जो हार्मोन बनेगा बेटा वो बहुत फेमस है, उसको क्या बोलते हैं? इंसुलिन। क्या बोलते हैं? इंसुलिन, ठीक है ना? तो इंसुलिन हार्मोन कौन सी सेल बनाती है? बीटा सेल सिक्रीट करती है, बीटा सेल बनाकर निकालती है, ठीक है ना? डेल्टा सेल जो होता है, डेल्टा का ऐसे होता है सिंबल, तो डेल्टा सेल जो होती है उससे क्या बनता है? उससे एक हार्मोन बनता है, उसको बोलते हैं सोमैटोस्टेनिन। सोमैटोस्टेनिन क्या बोलते हैं? सोमैटोस्टेनिन। और जो लास्ट वाली सेल है जिसको हम पीपी सेल कहते हैं, पीपी सेल को हम केवल एफ सेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एफ सेल ना, कैपिटल एफ। तो पीपी सेल या जो एफ सेल होती है उससे जो हार्मोन निकलता है, उससे जो हार्मोन बनकर रिलीज होता है उसको बोला जाता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलते हैं बेटा? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। याद हो गया? अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन बनता है? ग्लूकेगॉन। बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलेगा? इंसुलिन। डेल्टा सेल से कौन सा निकलेगा? सोमैटोस्टेनिन। और पीपी सेल से कौन सा निकलेगा? पी फॉर पैनक्रियाटिक, पी फॉर पॉलीपेप्टाइड। तो पीपी सेल से कौन सा हार्मोन निकलेगा? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, है ना? तो ये चारों तरह की सेल का समूह क्या कहलाएगा? इधर देखो, ये चारों तरह की सेल इकट्ठे मिलकर क्या कहलाएंगी? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। या इन चारों तरह की सेल्स का जो एरिया होगा पैनक्रियाज में उसको आप क्या बोलोगे? इंडोक्राइन पार्ट। ये चारों तरह की सेल कैसी सेल हैं? इंडोक्राइन सेल हैं, क्योंकि इनसे क्या निकलता है? हार्मोन्स निकलता है, ठीक है ना? तो ये चारों तरह की सेल में मैंने हर एक सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो हार्मोन्स निकलते हैं, ये हार्मोन्स की टारगेट सेल क्या होती है। टारगेट सेल मतलब, टारगेट सेल का मतलब कि हार्मोन जिस सेल से निकले, जिस पार्ट से निकले, वहां से निकलने के बाद वो ब्लड में जाता है। कहाँ जाता है? हार्मोन जब भी अपनी एक्सोक्राइन सेल से निकलता है तो वो कहाँ पे रिलीज होता है? ब्लड में। और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो कहाँ पहुंचता है बॉडी में? टारगेट ऑर्गन में या टारगेट सेल में, मतलब उस एरिया में पहुंचता है बॉडी में जहां पर उस हार्मोन का काम है, जहां पर वो हार्मोन एक्ट करेगा, इफेक्ट क्रिएट करेगा, प्रभाव अपना प्रदर्शित करेगा, है ना? तो हर एक हार्मोन की टारगेट एरिया या टारगेट सेल होती है बॉडी में, जहां पर वो हार्मोन काम करेगा जाकर, उस सेल को क्या बोलेंगे? टारगेट सेल बोलेंगे, या टारगेट ऑर्गन भी कह सकते हैं। जिस अंग में जाकर वो हार्मोन काम करेगा, जिस बॉडी पार्ट में, उस ऑर्गन को हम टारगेट ऑर्गन कह सकते हैं, है ना? तो हम टारगेट सेल बोलते हैं यहाँ पे। तो अगर अल्फा, देखो बेटा, अल्फा सेल जो है उससे जो हार्मोन निकल रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? ग्लूकेगॉन। देखो भाई, ग्लूकेगॉन करता क्या है? ग्लूकेगॉन हमारे लीवर और एडिपोज टिश्यू, पहला क्या? लीवर। लीवर क्या है? वो भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लीवर के बारे में भी स्टडी करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो लीवर जो हमारा होता है, जो बॉडी का सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, बिगेस्ट साइज की ग्लैंड होती है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। तो हमारे लीवर में और हमारे एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू कहाँ होता है? हमारी पेशियों में होता है, मांसपेशियों में होता है। उस टिश्यू में क्या होता है? वसा ना, जिसको हम हिंदी में चर्बी कहते हैं ना, फैट, वो बनती है, वो स्टोर होती है। जो आदमी मोटे होते हैं उनके अंदर एडिपोज टिश्यूज में खूब सारी फैट स्टोर होती है ना? तो हमारे बॉडी में एडिपोज टिश्यू और हमारे बॉडी में लीवर, ये दो एरिया जो हैं वो ग्लूकेगॉन हार्मोन का टारगेट ऑर्गन है या टारगेट सेल है। लीवर सेल और एडिपोज टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, है ना? तो एडिपोज टिश्यू और लीवर सेल्स
ये दोनों जो है किसकी टारगेट सेल हैं? ग्लूकेगॉन हार्मोन की। समझ में आ गई बात? ग्लूकेगॉन हार्मोन करता क्या है? ये हमारे लीवर को स्टिमुलेट करता है, हमारे लीवर को प्रेरित करता है। यकृत को हमारे प्रेरित किस काम के लिए स्टिमुलेट करता है बच्चों? ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने के लिए क्या करता है? लीवर को प्रेरित करता है। कौन हार्मोन? ग्लूकेगॉन। क्या नाम है? ग्लूकेगॉन। तो ग्लूकेगॉन नाम का जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन क्या करता है? हमारे लीवर में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने में मदद करता है। ठीक है ना? किससे किससे? लीवर में क्या करेगा? ग्लाइकोजन को किस में चेंज करवाएगा? ग्लूकोज में। समझे? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना लीवर में होता है बेटा, और इस काम को कराने के लिए लीवर को कौन प्रेरित करता है, कौन स्टिमुलेट करता है? ये वाला हार्मोन, जिसका क्या नाम है? ग्लूकेगॉन, जो कि कहां बनता है? पैनक्रियास के आइसेट ऑफ लैंगरहेंस की कौन सी सेल में? अल्फा सेल में बनता है। तो अल्फा सेल से बनकर निकलता है। समझ में आ गई बात ना? अब जरा ध्यान से देखो, दूसरा देखो बीटा सेल। तो बीटा सेल से जो इंसुलिन हार्मोन बना है, ये बिल्कुल ग्लूकेगॉन हार्मोन का उल्टा काम करेगा। मतलब ये क्या करेगा? ये जो है ग्लूकोज से क्या बनाएगा? ग्लाइकोजन। तो इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को किस में चेंज करेगा? ग्लाइकोजन में चेंज करेगा। ध्यान सुनते रहो, यहां पे लिख नहीं रहा है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। कौन? इंसुलिन। और इंसुलिन का उल्टा कौन करेगा? हाँ, ग्लूकेगॉन हार्मोन। ये क्या करेगा? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करेगा। इसीलिए बच्चों ग्लूकेगॉन को हम एंटी इंसुलिन भी कहते हैं। एंटी इंसुलिन हार्मोन। क्या बोलेंगे? एंटी इंसुलिन हार्मोन। किसको बोलेंगे? ग्लूकेगॉन को, क्योंकि ये बिल्कुल इंसुलिन का उल्टा काम करता है ना बच्चों? तो इसीलिए इसको आप क्या बोलते हो? एंटी इंसुलिन हार्मोन। या आप ऐसे कह सकते हो कि ये बिल्कुल एंटागोनिस्टिक नेचर का हो। एंटागोनिस्टिक का मतलब बिल्कुल उल्टा काम करने वाला ना। जैसे इंसुलिन हार्मोन ग्लूकेगॉन हार्मोन का एंटागोनिस्टिक है। मतलब ग्लूकेगॉन क्या कर रहा है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल रहा है। तो इंसुलिन क्या कर रहा है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल रहा है। तो इसलिए इंसुलिन क्या है? इसका एंटागोनिस्टिक है। एंटा मतलब एंटी, मतलब हाँ उल्टा, उसका विपरीत। ठीक है ना? काम कर रहा है। समझ में आ गई बात ना? अब ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है, इसकी टारगेट सेल देखें तो ये हमारे लीवर और हमारी मसल्स की जो सेल होती हैं उन पर एक्ट करता है। लीवर और मसल ना, तो लीवर और मसल जो होते हैं उनको जो है उन पर एक्ट करता है, उन पर काम करता है कौन? इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन की टारगेट सेल हो जाएंगी लीवर और मसल्स। समझ में आ गई बात ना? अब जो है इसके अलावा कुछ और भी काम होते हैं इंसुलिन के। तो इंसुलिन का सबसे पहला काम तो ये हो गया, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। सेकेंड काम क्या है? ये अमीनो एसिड से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। अमीनो अम्ल से, अमीनो एसिड से प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को क्या करता है? प्रमोट करता है ना, उसको प्रेरित करता है कि अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण बॉडी में हो। ठीक है ना? तो इस काम को करने के लिए ये प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को प्रमोट करता है। ठीक है ना? प्रोटीन किससे बनती है? अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड से प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को ये और बढ़ाता है। कौन? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है ना? एक और काम बच्चों इसका क्या हो जाएगा? ये हमारी बॉडी में फैट सिंथेसिस को भी क्या करता है? इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ठीक है ना? हमारी बॉडी में वसा यानी जो फैट होती है, जो किससे बनती है? फैटी एसिड से बनती है। तो फैटी एसिड, वैसे फैट में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दो चीजें होती हैं। ठीक है ना? तो फैटी एसिड से फैट के बनने के प्रोसेस को ये क्या करता है? इंक्रीज करता है। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस की स्पीड को ये बढ़ाता है। कौन? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ज्यादा होगी तो आदमी क्या हो जाएगा? ठीक है ना? इंसुलिन ज्यादा तो मोटा हो जाएगा। ठीक है? तो ये भी एक चीज हो गई। अगला क्या है? एक और चीज क्या कि ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ये तोड़ देता है किसको? फैट को। अब यही फैट को क्या करेगा? ब्रेक डाउन भी करेगा और उसका ऑक्सीडेशन भी करेगा। ठीक है ना? या इस तरह से बोलें कि इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा? फैट का ऑक्सीडेशन और ब्रेक डाउन की प्रक्रिया को कम करेगा। अब सही है? सही है कि नहीं? फैट के यानी वसा के बनने को और उसके ऑक्सीकरण को ये रिड्यूस करेगा। कौन? इंसुलिन। इसका मतलब ये फैट के बनने को क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है। फैट के बनने को, फैट को तोड़ने से बचा रहा है, तोड़ने की प्रक्रिया को घटा रहा है। इसका मतलब ये बनने को क्या कर रहा है?
प्रमोट कर रहा है, प्रेरित कर रहा है ना। तो फैट की सिंथेसिस को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, और फैट के ब्रेक डाउन और फैट के ऑक्सीडेशन को ये रिड्यूस करता है। बात वही है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई, समझ में आ गया बात इंसुलिन के बारे में। टारगेट सेल मैंने क्या बताई इंसुलिन की, लीवर बताया और मसल बताया, और मैंने ग्लूकागॉन की क्या टारगेट सेल बताई, ये कहां पे जाके बॉडी में काम करेगा, लीवर और एडिपोस टिश्यू में, है ना। अब तीसरा हार्मोन जो डेल्टा सेल से निकलता है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की, पैनक्रियास के आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की डेल्टा सेल से जो हार्मोन निकलता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, सोमैटोस्टेनिन। सोमैटोस्टेनिन हार्मोन जो होता है ये पैनक्रियास से निकलने वाले और जो दूसरे हार्मोन्स हैं अल्फा और बीटा, इन सबको सप्रेस करता है, मतलब इन सबको ज्यादा निकलने नहीं देता। जितना इनको निकलना चाहिए, जितनी इनकी लिमिट है, जिनका इनका एक एवरेज जो ये रिलीज होते हैं जितने अमाउंट में, ठीक है ना, उससे ज्यादा इनका सिक्रीशन ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंसुलिन निकलेगा तो उससे भी बॉडी में भी, देखो कोई भी हार्मोन जो होता है ना, वो बॉडी में अगर उसका हाइपर सिक्रीशन होने लगेगा, मतलब जितना होना चाहिए एवरेज औसत उससे ज्यादा, तो भी डिजीज हो जाएगी बॉडी में तरह के डिसऑर्डर हो जाएंगे, एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। और अगर वो हार्मोन जितना निकलना चाहिए उससे कम निकलेगा तो भी बॉडी की पूरी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे उसका असर पड़ेगा। जैसे ग्रोथ हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड से ज्यादा निकलता है तो इंसान बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, बहुत कम निकलता है तो इंसान बौना हो जाता है, और जितना यूजुअल निकलना चाहिए उतना निकलता है तो जैसे हम आप हैं, न बहुत लंबे न बहुत छोटे, जितना एक इंसान को होना चाहिए औसत कद उतनी इंसान की बनती है। तो कोई भी हार्मोन जब हाइपर मतलब ज्यादा निकलता है, उसका हाइपर सिक्रीशन होता है, या फिर उस हार्मोन का हाइपो सिक्रीशन होता है, तो उससे बॉडी में तरह तरह की डिजीज, तरह तरह के डिसऑर्डर, तरह तरह के अलग अलग तरह की एबनॉर्मलिटी क्रिएट होती है, ठीक है ना। ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ और बॉडी की डेवलपमेंट पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग अलग से, जब हम लोग डिटेल में हम लोग हार्मोन्स की स्टडी करेंगे, जब हम लोग इंडोक्राइनोलॉजी पे लेक्चर सुनेंगे, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे बॉडी में कौन कौन सी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और किन किन इंडोक्राइन ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उन हार्मोन्स के हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन से बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सब का डिस्कशन हम लोग आगे के लेक्चर्स में आगे करेंगे। आप सबके सिलेबस में वो भी है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग जो पढ़ रहे हैं पहले उसको खत्म कर लेते हैं। तो आप पीपी सेल से जो हार्मोन, जो डेल्टा सेल से हार्मोन निकलता है सोमैटोस्टेनिन, ये इन दोनों हार्मोन को ज्यादा निकलने से कंट्रोल करता है। ये अच्छी बात है, ठीक है ना बच्चा, ये हो गया। और इसकी जो टारगेट सेल होती है वो क्या होती है, तो पीपी सेल की टारगेट सेल क्या होंगी, अल्फा और बीटा, मतलब पैनक्रियाज की ही सेल क्या है, इनकी टारगेट सेल होती है। किसकी बेटा, सोमैटोस्टेनिन हार्मोन की, पीपी सेल की नहीं, सोमैटोस्टेनिन हार्मोन की टारगेट सेल क्या है, पैनक्रियाज की ही अदर सेल्स हैं, अल्फा और बीटा है ना बेटा। और लास्ट में आता है कौन सा, ये तो डेल्टा सेल हो गया। अब पीपी सेल पढ़ते हैं। तो पीपी सेल या एफ सेल से जो हार्मोन निकलता है उसको पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन कहा जाता है। ये जो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है, ये पैनक्रियाज के डाइजेस्टिव सिक्रीशन को रोकता है। मतलब ये जो पैनक्रियाज का 99% पार्ट जो एक्सोक्राइन पार्ट है, जहां से क्या निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है, एक तरह का क्या डाइजेस्टिव जूस है, जो कहां जाता है निकलकर, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में जाता है, थ्रू द डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट। इसको बोलते हैं एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं, एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। ये डक्ट जो है पैनक्रियाज के 99% पार्ट में बने हुए पैनक्रियाटिक जूस को इकट्ठा करके कहाँ लेकर जाती है, छोड़ के आती है, हाँ, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, ड्यूडेनम में छोड़ के आती है। आंत में इंटेस्टाइनल जूस को लाने का काम कौन करता है, इंटेस्टाइन से जो डक्ट आती है, एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं इसको बोलेंगे एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है ना। इसके थ्रू जितना भी पैनक्रियाटिक जूस होता है वो सब आ जाता है कहाँ पर, हाँ, इस पैनक्रियाज से बनकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, ड्यूडेनम में, जिसको हिंदी में ग्रहणी कहा जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये क्या करता है, ये इस पैनक्रियाटिक जूस के बनने को कंट्रोल करता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ना बने, जितना बनना चाहिए, जितना एक औसत बनना चाहिए उतना ही बने, उससे ज़्यादा ना बने या बहुत कम भी ना बने, ठीक है ना। तो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का काम है पैनक्रियाज के डाइजेस्टिव सिक्रीशन को रोकना, इनहिबिट करना उसको, ठीक है ना। तो पैनक्रियाज के डाइजेस्टिव सिक्रीशन का मतलब क्या हुआ, पैनक्रियाटिक जूस की बात की जा रही है, यही तो डाइजेस्टिव सिक्रीशन है इसका ना, पैनक्रियाज का।
ना पाचक स्त्रावण क्या है, यही पाचक रस यही तो है, कौन, अग्नाशयी रस, पैंक्रियाटिक जूस। इसी के बनने को रोकना, इसके बनने को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन करेगा। तो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन की भी टारगेट सेल क्या हो जाएगी, पैंक्रियाज की ही सेल्स। कौन सी सेल्स, एक्सोक्राइन। 99% सेल्स जो पैंक्रियाज की हैं वो इसी पीपी सेल के बने हार्मोन से ही कंट्रोल होती हैं, या ये जो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है यही उन एक्सोक्राइन सेल से बनने वाले पैंक्रियाटिक जूस को कंट्रोल करता है, उसके सिक्रीशन को क्या करता है, रोकता है, ठीक है ना, उसके सिक्रीशन को कम करता है, ठीक है ना, इसको कंट्रोल करता है, ये ज़्यादा बेटर है बोलना, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से पूरा आपको मैंने बता दिया कि ये जो पैंक्रियाज, इसमें दो तरह के पार्ट है, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट ज़्यादा पार्ट है, 99% पार्ट है, जहाँ से जो एक्सोक्राइन सेल से बना हुआ है उन सेल से पैंक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन होता है। पैंक्रियाटिक जूस जो होता है वो एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट से कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि यहीं पर काइम है। क्या है काइम, मतलब खाना, भोजन, ठीक है ना, इसको जो यहाँ पे जो हम खाए हुए हैं वो यहीं पे पहुँचा हुआ है, ठीक है ना, आंत में, हमारे आंत है ना ये, तो यहीं पर। और ये जब आता है एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट से क्या, पैंक्रियाटिक जूस, तो वो जब हमारे खाने पे पड़ेगा उस पर एक्ट करेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे एंजाइम्स के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और वो उस भोजन को, उस खाने को क्या कर देंगे, पचा देंगे। तो इसलिए, ठीक है ना, तो ये काम करता है, वो एक अलग प्रोसेस है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे पैंक्रियाज के पैंक्रियाटिक जूस का क्या फंक्शन है, कैसे वो डाइजेस्ट करता है, वो एक अलग लेक्चर है, ठीक है ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और 1% पार्ट पूरे पैंक्रियाज का जो होता है वो पार्ट इंडोक्राइन पार्ट कहलाता है। वो पार्ट जिन सेल्स से बना होता है इनको इंडोक्राइन सेल्स कहते हैं, क्योंकि वो सेल्स क्या सिक्रीट करती है, हार्मोन्स। और वास्तव में जो इंडोक्राइन सेल्स होती हैं वो समूहों में रहती हैं, और हर एक समूह को आप बोलते हो आइसोलेट ऑफ लैंगर-हैंस। तो एक्सोक्राइन के समुंदर में बीच बीच में कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा आपको धब्बे धब्बे जैसा दिखाई देती हैं, क्या, इंडोक्राइन सेल्स, ठीक है ना। और उन्हीं धब्बे धब्बे जो जैसे जो ये समूह इंडोक्राइन सेल्स के, उन्हीं को आप बोलते हो आइसोलेट ऑफ लैंगर-हैंस, क्योंकि पॉल लैंगर-हैंस नाम के डॉक्टर साइंटिस्ट ने जो है 1869 में इसको डिस्कवर किया था, किसको, इन इंडोक्राइन सेल्स को। अब हर एक इंडोक्राइन सेल्स का जो ग्रुप होता है, यानी आइसोलेट ऑफ लैंगर-हैंस जो है, प्रत्येक आइसोलेट ऑफ लैंगर-हैंस के अंदर कितने टाइप की इंडोक्राइन सेल्स होती हैं, 4 टाइप्स की होती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपी। हर एक से कौन सा हार्मोन निकलता है आपको बता दिया। सब भूल जाना बच्चों, पर ये मत भूलना कभी, ठीक है ना। बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन। वैसे भूलना कुछ नहीं चाहिए, सब याद रखना चाहिए ना, फिर भी ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के परसेप्शन से, ठीक है ना। और साथ साथ वो सारे भी आप याद रखें। और हर एक हार्मोन की कुछ टारगेट सेल है जहां पे वो जाके काम करेगा। हार्मोन करता क्या है, तो ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इंसुलिन ग्लूकेगॉन का एंटागोनिस्टिक होता है, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ग्लूकेगॉन हार्मोन की जो टारगेट सेल होती है वो होती है क्या, लीवर और एडिपोज टिश्यू। और इंसुलिन हार्मोन की जो टारगेट सेल होती है वो क्या होती है, लीवर और मसल्स, ठीक है ना। और सोमैटोस्टेनिन की टारगेट सेल्स होती हैं, यही पैंक्रियाज की ही अल्फा बीटा सेल ही सोमैटोस्टेनिन की क्या होती है, टारगेट सेल होती है, क्योंकि सोमैटोस्टेनिन हार्मोन इन्हीं दोनों को ज्यादा निकलने से कंट्रोल करता है, या ज्यादा या कम दोनों चीजें कंट्रोल करता है। और पीपी सेल्स जो होती हैं, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड नाम का हार्मोन सिक्रीट करती हैं। और ये जो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है, इनकी भी टारगेट सेल जो होती हैं वो उसी एक्सोक्राइन का जो 90% पार्ट है, यानी कि एक्सोक्राइन सेल्स, उन सेल्स वही सेल्स इनकी टारगेट सेल है। और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड क्या करता है, एक्सोक्राइन सेल से निकलने वाले पैंक्रियाटिक जूस को रोकता है, इनके सिक्रीशन को कम करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना। ये सारा इसका क्या हो गया, काम हो गया। तो ये क्या था हमारा पैंक्रियाज। तो आपको पैंक्रियाज का पूरा स्ट्रक्चर समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। ये डायग्राम आपको अपने एग्जाम्स में बनाना होगा, ठीक है ना। ये जो आप जो देख रहे हो, दिस इज गॉल ब्लेडर, ठीक है ना, ये गॉल ब्लेडर है। क्यों ये मैंने बना दिया, क्योंकि यहाँ ऊपर क्या होता है ना, यहाँ पे गॉल ब्लेडर, जहाँ पे गॉल ब्लेडर है, यहाँ पे क्या है, रियल में क्या है, यहाँ पे लीवर है हमारा, क्या है, लीवर है, ठीक है ना। और ये जो छोटी आंत का पार्ट है ना, यहाँ पे ऐसे, ये हमारा क्या है, स्टमक है, क्या है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये क्या है, ये तो आप पढ़ ही रहे हो, यही हमारा लेक्चर था, पैंक्रियाज। और ये स्टमक के इस साइड में ऊपर की तरफ ना, स्टमक के राइट साइड में, ठीक है, लीवर है। लीवर से ही नीचे की तरफ क्या लटकी रहती है, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। इसके अंदर क्या स्टोर होता है,
बाइल जूस, ठीक है ना। हम लोग इसको अलग से पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा यही है लीवर, तब हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल हमने क्या पढ़ा, पैनक्रियास पढ़ लिया, पैनक्रियास से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, पैनक्रियास का क्या स्ट्रक्चर होता है। ये फिगर और ये फिगर, ये दोनों फिगर आपको एग्जाम में बना के जो मैंने आपको बताया वो आपको लिखना पड़ेगा। फिलहाल इस लेक्चर की नोट्स आपको आपके पोर्टल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।